वेलकम टू मेरे ट्यूटर चैनल। मैं विजय एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट जो चैप्टर है, जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आव्यू मैट्रिक्स है। इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़े हैं उनमें हमने कंपोजिट फंक्शन, उन कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। अब जो थर्ड जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया जो आरबीएससी है, उसका जो थर्ड चैप्टर है वो है मैट्रिक्स। अब ये हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे सोल्व इनके क्वेश्चंस को हम करते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारी जो मैट्रिक्स है तो एग्जाम में इसके दो क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। एक तो हमें मिलेगा 1 नंबर का क्वेश्चन और एक जो मिलता है दूसरा जो क्वेश्चन मिलेगा वो कितने नंबर का मिलेगा, 2 नंबर का मिलेगा। ये आता हमारा पार्ट ए में और ये आता हमारा पार्ट बी में। जो पार्ट ए के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1-1 नंबर के होते हैं, जो पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं। तो हमारे पास में इस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं जो हमारा आव्यू है। अब आव्यू होता क्या है, अब आव्यू देखो क्या होता है। तो उसके लिए आप ये समझो कि जैसे स्कूल है, अब स्कूल में आप सभी गए, ग्राउंड में आप खेल रहे हो, तो आप ग्राउंड में सभी खेल रहे हो या जैसे लंच हुआ, खेल के टीवी तो आप घूमते रहते हो, ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं। अब कोई बोले कि इन लड़कों को आप गिनिए कि इस स्कूल में कितने लड़के हैं, मतलब अभी जो खेल रहे हैं ग्राउंड में कितने लड़के खेल रहे हैं, तो बताइए आप कैसे गिनोगे। तो गिन पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। आप जैसे गिनती शुरुआत करोगे तो इधर उधर क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। अब यदि आप क्या करो, जैसे ही लंच लगा या फिर जैसे प्रार्थना के लिए प्रार्थना की जो बेल लगी, बेल लगते ही आप क्या होते हो, आप बिल्कुल लाइनों के हिसाब से आप खड़े हो जाते हो। और अब बोला जाए कि अब आप इनको गिनिए तो आसानी से गिने सकते हैं। हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि इधर देखिए मान लो सामने कितने लड़के हैं, कितनी लाइनें खड़ी हैं, 4, और हर एक लाइन में मान लो कितने जने हैं, 10 जने हैं और बिल्कुल बराबर है। तो आप सीधा क्या करोगे कि ये हमारे पास में कितने हैं, लाइनें हैं 4 और एक लाइन में कितने जने हैं, 10 जने। तो सीधा इनको गुणा किया, टोटल कितने 40। तो इनको हमें टोटल करना बड़ा ही आसान हो जाता है। लेकिन जब बिल्कुल क्या होते हैं जैसे इधर उधर बिखरे रहेंगे तो ऐसों को गिन पाना हमारे लिए बड़ा ही क्या होता है, मुश्किल। ये तो मैंने कम बनाए हैं, मानो बहुत ज्यादा मैं यहाँ बना दूं तो यदि इनको भी आप शुरू करोगे गिनना तो क्या क्या होता है, बीच में आकर के कहीं ना कहीं गड़बड़ आपके पास में हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास में आव्यू क्या होता है। आव्यू भी इसी प्रकार का है। तो आव्यू क्या होता है, एक प्रकार का जो हमारे पास में आयताकार एक आकृति होती है, आयताकार हमारे पास में एक रचना है। इस आयताकार रचना में कुछ तो क्या होती है, पंक्तियां और कुछ क्या होते हैं, स्तंभ। कुछ हमारे पास में क्या होते हैं, स्तंभ जैसे, और इनके अंदर होती है हमारे पास में राशियां। कोई भी जो राशियां है या कोई भी जो संख्याएं हैं उनको यदि हम आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए, आयताकार रूप में पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आव्यू। और आव्यू को हमेशा इस कोष्ठक से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार का चिन्ह बनाओगे या फिर इस प्रकार का भी चिन्ह बना दिया जाता है। कई बार हमें आव्यू के लिए ऐसा भी चिन्ह हमें देखने को मिलता है। जैसे मैं मान लो ये बनाता हूँ, जैसे 1 A 5 B C D, ये हमारे पास में क्या है एक, तो ये हमारे पास में क्या है, या और बना देता हूं, जैसे मान लो मैं बना देता हूं X Y Z, जैसे और M 9, ये हमारे पास में क्या है, देखिए ये हमारे पास में क्या है, आयताकार एक रचना है कि नहीं। इसमें देखो ये तो क्या है, हमारे पास में पंक्तियां है, रो है। देखिए ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। जैसे आप क्लास में बैठते हो तो रोज होती है हमारे पास में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसा। तो ये हमारी रो हो गई और ये हमारे क्या हो गए, कॉलम। तो रो और कॉलम के रूप में यदि हम अरेंज कर दें इनको तो इसको हम क्या बोलते हैं, आव्यू बोलते हैं। और इसको मैंने बता दिया, इसको इसमें भी हमें बंद कर दिया जाता है, या कई बार ऐसा चिन्ह हमें देखने को मिलेगा या कई बार ऐसा हमें देखने को मिलेगा। 2 डंडे दोनों तरफ लगा दो तो ये हमारा किसका चिन्ह हो गया, आव्यू का। अब आप देखिए इनको गिनना बड़ा ही आसान है। अब आप यहाँ देखोगे, आप ये देखो, मैं ये बोलूं कि इसमें पंक्तियां कितनी है, रो कितनी है, तो आप बताएंगे रो कितनी है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। मतलब रो तो कितनी है, 4 है। पंक्तियां कितनी, पंक्तियां 4 है। जो आडी लाइनें हैं इनको हम पंक्तियां बोलते हैं। तो पंक्तियां कितनी, 4। और मैं बोलूं कि स्तंभ कितने,
कॉलम कितने, तो कॉलम देखिए 1 2 3, तो खड़ी दो लाइनें हैं, इनको हम क्या बोला करते हैं, स्तंभ बोला करते हैं, रो बोला करते हैं। तो देखिए स्तंभ कितने हो गए हमारे पास में, 3 हो गए। अब आप ये जो 4 गुणा तो मैंने 3 लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम ये जो हमारा जो आव्यूह है मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बोला करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई पूछे कि इस आव्यूह का क्रम बताइए, तो इस आव्यूह का क्रम क्या हो गया, इस आव्यूह का जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर है 4 × 3, 4 गुणा 3 का है। कहीं 4 गुणा 2 गुणा 3 क्रम की आव्यूह है, कहीं मिल जाएगी 2 गुणा 3 क्रम की आव्यूह है। ये ऐसी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 3। इसका मतलब इसमें 2 तो पंक्तियां है और 3 क्या है, स्तंभ है। मतलब जो पहले है इनको तो हम बोला करेंगे पंक्तियां, जो बाद में हम उनको बोला करेंगे स्तंभ, पहले वाले रो और बाद वाले कॉलम। तो देखिए यहाँ ये तो हो गया, इसका क्या हो गया, ऑर्डर क्रम। और यदि इसको हल कर दूं, तो देखो हल करने पर आया कितना, तो देखिए इसमें कितने अवयव है, कितने एलिमेंट है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट तो चाहे गिन सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और 12, कितने एलिमेंट है, 12। तो बड़ी आसानी हमारे पास में हो जाती है इनको गिनना भी। तो देखिए हमारे केवल और केवल ये चीज देखिए कि आव्यूह को कैसे प्रदर्शित किया जाता है और इसका क्रम हमारे पास में क्या होता है, तो इस क्रम का हमें पता चला। अब आते हैं जो आव्यूह है, इस आव्यूह को देखिए हम प्रदर्शित कैसे किया हमने, तो व्यापक रूप में मैं प्रदर्शित करता हूं, तो व्यापक रूप में प्रदर्शित करूंगा। तो देखिए और एक चीज और ध्यान रखिए, जो हमारे जो आव्यूह है सामान्यतया इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से ही प्रदर्शित करते हैं, जैसे हो गया कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल X, कैपिटल Y, ऐसा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए और इसके जो अंदर वाले जो एलिमेंट है, जो अवयव है, इनको हम बोला करते हैं AIJ। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए आप, अभी यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई आव्यूह है जिसको मैंने क्या नाम दिया A, ये कोई मैट्रिक्स है। मैं बोलता हूं कि ये हमारे पास में, ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा चल रहा है, आगे तक चल रहा है। इसमें मैं कुछ ये देखिए, इसमें ये देखिए, तो ये मैं बना दे रहा हूं कुछ, तो बनाता हूं। तो अब इसमें ये हमारे पास में क्या है, अवयव है। अब ये भी अवयव है, सभी अवयव है, अच्छा सभी अवयव है। अब कोई पूछे कि बताइए इसका स्पेशल नाम क्या है, अरे एक सामने कई सारे नाम है, सारे मान लो कि 5-7 लड़के हैं राम नाम के। अब राम है, ये भी राम है, ये भी राम है, या ये मान लो ये भी अनिल है, ये भी अनिल है, ये भी अनिल है। अब बताओ मैं बोलूं कि अनिल आ दो, अब कौन सा अनिल आएगा, अनिल खड़ा दो तो कौन सा अनिल खड़ा होगा, अब नहीं पता, वो सारे के सारे कंफ्यूज। अब इसीलिए मैंने सबको क्या बोला, ए बोला, इसके जो एलिमेंट है इसको मैंने नाम क्या दिया है ए। अब मैं बोलूं कि आप बताइए ए की वैल्यू कितनी, जैसे मान लो ये आप पूछे कि ए की वैल्यू कितनी। अब देखो ये भी ए, ये भी ए, या वाले को भी मैंने क्या बोला है ए, जो भी है सबको मैंने क्या बोला है ए। तो बताओ इनमें ए की वैल्यू कौन सी, अब नहीं पता। तो उसके लिए देखिए हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। मैं बोलूं जैसे अनिल है, 4-5 है, तो नाम दिया अनिल फर्स्ट सेकंड थर्ड, ताकि स्पेशल नाम उनका हो जाए, पता चल जाए। तो देखिए यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं ये बोल दूंगा कि ये जो ए है ये कौन सा है, ये देखो है कहाँ, पहली पंक्ति में है, ये तो पहली पंक्ति में, ये भी पहली पंक्ति में है, ये भी पहली पंक्ति में, मतलब ये सारे पहली पंक्ति में। बिल्कुल देखिए ये वाला भी किसमें है, जो लास्ट में रहेगा, बीच में और भी है, तो देखिए ये भी पहली पंक्ति में। अच्छा ये कौन सी पंक्ति में है, ये सारे दूसरी पंक्ति में है, ठीक है। अच्छा ये सारे दूसरी पंक्ति में, बिल्कुल ऐसे तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, ऐसे मैं मान लेता हूं। यहाँ पर जो पंक्तियां है, पंक्तियां मतलब रो, पंक्तियां कितनी है m, तो पंक्तियां ये मान लो पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे। ये कौन सी पंक्ति है हमारी, mv, मतलब ये कौन सी पंक्ति है हमारी, mv। जैसे यहाँ देखोगे ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो मैं इसको जैसे नाम देता तो A4। अभी केवल पूरा नहीं बता रहा हूँ, केवल पंक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी पंक्ति, चौथी पंक्ति, ऐसे। तो ऐसे ये कौन सी पंक्ति है हमारी, mv। अब आप आगे देखिए, इसमें मान लो स्तंभ कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ये मैं मान लेता हूँ इसमें
जो कॉलम है वो मान लो कितने हैं n। जैसे मान लो ये कौन सा कॉलम, अब आप बताइए ये कौन सा कॉलम, ये कौन सा स्तंभ, पहला, ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे खड़ी जो लाइनें हैं तो इनको कॉलम बोला करते हैं। तो ये पहली लाइन है तो ये लो, ये कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ। स्तंभ को हमेशा का लिखूंगा मैं बाद में। ये कौन सा स्तंभ, ये हमारा दूसरा स्तंभ। ये कौन सा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ऐसे चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे मान लो इसमें कितने स्तंभ है हमारे पास में, कितने कॉलम है, n कॉलम है। तो ये कौन सा हो गया, जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये कौन सा था, तीसरा, ये कौन सा होगा, लास्ट वाला nवा, ये लीजिए, ये हो गया। तो आयु को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ हम क्या लिख देते हैं, इसका क्रम लिख देते हैं, इसका ऑर्डर लिख देते हैं। तो बताइए ऑर्डर कितना, तो इसमें देखो रो तो कितनी है, पंक्तियां तो कितनी है, और स्तंभ कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास में क्या है, n है। तो ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया m × n। किसी भी आयु जो है मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है वो क्या होगा, m × n। जहां m तो किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जो n है वो किसको बताता है, कॉलम को। m तो बताता है पंक्तियों को, और जो n है हमारा प्रदर्शित करता है किसको, स्तंभों को प्रदर्शित करता है। और यदि इसको हम हल कर देंगे, यदि इसको जैसे मान लो यहाँ 4 × 3 था तो ये इसका क्रम ही तो था। यदि इसको हल कर दिया, जैसे 4 को 3 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया कितना था हमारे पास में 12। तो इसमें क्या आ गई, टोटल अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास में आ गए। तो टोटल इसमें यदि एलिमेंट देखोगे तो कितने आएंगे, टोटल अवयव कितने आएंगे, mn, मतलब दोनों को गुणा कर आप लीजिए ताकि हमारे पास में पूरा उनकी संख्या आ जाएगी। अब देखते हैं जो आयु है, इस आयु के प्रकार, आयु कितने प्रकार के होते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली हमारा जो 3.1 जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 और 9 दोनों एक जैसे हैं। उसके लिए अपना पहले ये समझते हैं कि कोई भी दो आयु जो है वो समान कैसे होती है, इक्वल कैसे होती है। तो कोई भी दो आयु है, जैसे मान लो ये आयु हमारे पास में क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मैं क्या मान लेता हूँ b। तो देखो कोई भी दो आयु है बराबर कब होगी, जैसे मैं मानूं, जैसे ये मानूं 1 2 3 ये लिखा हुआ है 4 5 6, ये हमारे पास में एक आयु है। और बताइए क्या ये हमारे पास में क्या समान है, क्या ये दोनों सेम है, क्या आपको दिख रहा होगा इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो अवयव तो सब आपके पास में जो टोटल यदि अलग से आप लिख करके देखोगे, इसमें भी अलग से लिख करके देखोगे, दोनों सेम दिख रहे हैं, टोटल सारे सेम है। लेकिन ये हमारे जो आयु है, जो मैट्रिक्स है हमारी इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, समान नहीं है। क्यों नहीं है, उसके लिए आप देखिए जो इसका आकार प्रकार आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है, क्या आकार प्रकार भी एक जैसा दिखाई दे, और जैसा इधर है वैसा का वैसा इधर होना चाहिए। कहने का मतलब सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका क्रम कितना है, इसका क्रम है, पंक्ति तो है कितनी 2, और स्तंभ कितने हैं 3, इसका देखोगे तो कितना है 3 × 2। पहले तो ये चेक कीजिए कि इनका क्रम समान है क्या, यदि क्रम इनका समान नहीं है तो ये समान भी नहीं हो सकती। और यदि क्रम समान हो तो क्रम समान होने से क्या ये हो जाएगी, क्या ये क्रम समान होने से, जैसे मालूम है ये 1 2 3 4 ए और बी। अब बताइए कि इनका क्रम क्या है, तो इनका क्रम आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका क्रम क्या दिखाई दे रहा है, इसका क्रम आपको दिखाई दे रहा होगा 2 × 3, और इसका भी कितना है 2 × 3। तो क्या क्रम समान होने से एक जो आयु है हमारी समान हो जाएगी क्या, इक्वल हो जाएगी क्या, अब भी नहीं होगी। अब क्या है, अब क्या दिक्कत हुई, क्रम तो समान हो गया, दिखने में एक जैसे दिखाई दे रही है, आकार देखो एक जैसा क्या, लेकिन इनके सभी अवयव समान है क्या, देखो यहाँ 1 था, यहाँ 1 क्या है, 2 है या 2 है क्या है, या 3 है क्या, यहाँ 3 है क्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारी आयु समान नहीं है। और यदि मेरे को यहाँ अब जैसे ये बोल दे कि ये है, अब बताओ ये समान कब होगी, जैसे मान लो इसी को मैं समान करूँ, जैसे मान लो यहाँ दे देता 1, अब बोले कि बताओ इनको समान करना ही है, समान करना ही है, तो बताओ यहाँ a और b का मान क्या होगा। तो समान करने का मतलब संगत अवयव समान होने चाहिए, a11 है a11 सेम होने चाहिए, a22 a12 और a12 यहाँ कितना है 2 2 है तो सेम है। ये इसको हम क्या बोलते हैं a21, यहाँ भी a21, क्या ये सेम है क्या, नहीं है, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। तो उसके लिए देखो यहाँ जैसे मान लो ये लिया, हाँ अब चेक करना अपने को ये समान है कि नहीं। तो देखो ये ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ समान होगी कब, जब एक ही जगह कितना हो 3 हो। अब देखिए
समान है, और बी की जगह कितना हो 6 हो। अब ये क्या हो जाएगी हमारी समान हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो उसके लिए अब आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, हम ये बोला कि इक्वल करना ही है, ए और बी का मान ज्ञात करना है जब ये दोनों आलू हमारे क्या हो समान। तो देखिए यहाँ 2 है, ठीक है 2 है, 7 है 7 है, बाकी सभी चीजें ठीक है। यहाँ हमारे पास में a प्लस बी की जगह क्या होना चाहिए हमारा 6 होना चाहिए, और ए बी की जगह कितना होना चाहिए जो पहला है पहले के बराबर, ठीक है सेम है। ये किसके बराबर होना चाहिए, ए बी किसके बराबर होना चाहिए 8 के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो दोनों समीकरणों से। तो देखो तरीका क्या, समीकरण ए को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो ए बराबर 6 माइनस 20, और ए का मान भी यहाँ रख देता हूँ, ए का मान इसमें रखूंगा तो देखो ए का मान कितना है 6 माइनस 20, और गुणा में कितना है b बराबर 8। इसको सॉल्व किए और हल कर लिया जाएगा। कितना हो गया 6b माइनस 20 स्क्वायर बराबर 8। इधर लाता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 बराबर 0। अब इसको किससे करोगे, अब इसको किससे हल कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। या गुणनखंड देख लीजिए, गुणनखंड हो रही है क्या, तो गुणनखंड आपको दिखाई देंगे, तो गुणनखंड दिखाई देंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस 4b माइनस 2b। सोल्व कर लेना तो आपके पास में कोष्टक मिलेगा, एक तो b माइनस 4 और एक मिलेगा b माइनस 2। यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा 2 और 4, तो b का मान कितना हो गया 2 और 4। यदि b बराबर 2 होगा, यदि b बराबर 2 तो a का मान कितना आएगा, तो आप यहाँ रख दीजिए। ये मान लो हमारा समीकरण नंबर कितना है 3, इक्वेशन 3 है। तो यदि b का मान बताओ 2 है तो a का मान कितना आएगा 4। यदि तथा यदि हमारे पास में b का मान कितना हो 4 हो तो a का मान कितना आएगा, यदि b का मान 4 हो तो a का मान कितना आएगा 2। इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि इसको अगले क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो देखो क्या करोगे, तो देखो जैसे मान लो कि ये देखो सबसे सरल कौन सा ये है हमारा, तो पहले मैं ये मान निकाल लेता हूँ। जैसे इसके बराबर रखोगे तो भाई यहाँ से तो आपको ना तो a का मान पता है ना b का मान पता है, तो मैं क्या करता हूँ पहले एक बार इसका मान निकाल लेता हूँ। ये बराबर है तो 3 बराबर c, क्या c का मान आ गया, ये आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। देखो 2c बराबर 6 रखते हैं तो भी c बराबर कितना आता 3। मैं और चेक करता हूँ, अब मैं इसके पास आता हूँ, क्या ये पहला वाला 12c बराबर कितना है 6b, तो आप c का मान रख दीजिए। c का मान कितना आ गया 3, तो देखो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, ये लीजिए हो गया 6, ये किसका मान आ गया b का। अब ले लीजिए आप कौन सा, कोई सा भी आपके पास जो इच्छा वो ले लीजिए। जैसे मैंने ये मान लो पहला ले लिया, तो मैं पहला ले लेता हूँ a माइनस 2 बराबर क्या आ गया b। तो देखो a का मान माइनस 2 इक्वल टू b कितना है, b कितना हो गया 6, तो बराबर कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए। जो 3.1 है इसके जो एग्जांपल्स है वो सोल्व कीजिए, एक साइड में वो सोल्व कीजिए। उसके बाद जो नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, तो उनका सॉल्यूशन यहाँ आपको जरूर मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर जरूर करें। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा हमें, क्वेश्चन पूछा कि 2 गुणा 2 क्रम का क्या ज्ञात कीजिए आगे। तो एक क्वेश्चन हमारे पास में ऐसा हमेशा कई बार पूछा, अधिकतर पूछा क्या करता है, तो देखिए तो 2 गुणा 2 क्रम की आगे जो हमारे पास में a बराबर aij ज्ञात करो, जिसके अवयव हमारे पास में, जिसका हर एक जो अवयव है उसके जो अवयव है उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। अवयव के लिए उसने क्या दिया है, एक फॉर्मूला दिया है। तो उसके लिए आप देखिए पहले जो अवयव है, अवयव कौन से क्रम की 2 गुणा 2 क्रम की, तो पहले बनाइए, मैं बना करके देखता हूँ एक बार। तो 2 गुणा 2 क्रम का मतलब इसमें 2 ही तो क्या है पंक्तियां और 2 ही क्या है स्तंभ। ये बोलता कि क्या बनाइए, चलो पहले एक बार इसी को देखते हैं, फिर अगला दिन करते हैं क्रम थोड़ा सा अलग लेकर के देखेंगे। तो 2 गुणा 2 क्रम का था, तो बताइए ये है क्या, इसको अपन क्या बोला करते हैं a1 बोला करते हैं, क्योंकि ये क्या है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ये बताइए क्या है, सोच करके बताइए। इसको मैं क्या लिखूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पहली पंक्ति तो पहली, स्तंभ कौन सा है दूसरा। इसको बताइए, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे a21। इसको बताइए, इसको क्या लिखेंगे a22, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ इसको लिखेंगे। अब ये मान हमें ज्ञात करने हैं, मतलब ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी a11 की। तो a11 में निकालूंगा, तो a11 किससे निकालोगे, ये रहा हमारा सूत्र। तो देखो i की जगह कितना है 1, j की जगह भी कितना है 1, तो मैं क्या करूंगा i की जगह तो रखूंगा 1,
2, जे की जगह भी कितना रखूंगा मैं 1 रखूंगा, और पूरे का क्या है स्क्वायर बटा 2 आई। आई कितना है, आई हमारा कितना है 1। सोल्व कीजिए 5 हमें मिलेगा, तो कितना आया 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सोल्व करने पर कितना मिला हमें 9/2। यदि फिर आगे सोल्व करता हूँ किसको a12 को, a12 का मतलब आई की जगह तो कितना पुट करना है, आई की जगह तो मैं पुट करूंगा 1, ये लीजिए, और जहां पर भी जे होगा आई की जगह तो 1 और जे की जगह 2। मतलब a12 पूछा तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2 पुट करोगे, तो देखो आई की जगह 1 पुट करोगे, इसकी जगह 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4, और बटा में 2 आई कितना है 1 रखोगे, 1 रखोगे तो 1 रखने पर ये लीजिए, तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25/2। ऐसे ही आप क्या करोगे, क्या निकालोगे a21, तो a21 निकालोगे तो a21 का मतलब आई की जगह तो कितना 2 रखोगे, जे की जगह कितना 1 तो मैं रख देता हूँ, आई की जगह तो कितना रखूंगा 2, जे की जगह कितना 1, तो 1 रखोगे तो 1 को 2 से गुणा किया 2 का स्क्वायर बटा में कितना 2 गुणा आई का मान कितना है 2, तो 16 करने पर कितना है 2 दूनी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16/4, कितना मिला 4 हमें मिला। इसी प्रकार से आप क्या सोल्व कीजिएगा, ऐसे क्या सोल्व करोगे a22, तो a22 सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा a22 सोल्व करने पर, तो देखिए रखिए 2 रखोगे, जे की जगह भी 2, तो कितना हो गया 4 और बटा 2, आई की जगह कितना है 2 है, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और बटा में कितना 4, तो कितना मिला हमें 9। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में जो आयु है वो हमारे पास में आयु क्या आई 2 × 2 2 क्रम की है, तो देखिए a11 तो कितना a11 हमारे पास में कितना 9/2, जो a12 है वो कितना आया 25/2, a21 जो है वो कितना आया 4 और a22 कितना आया 9। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि इसी को ये पूछता कि मान लो 3 × 2 बना देता, तो पहले आप क्या बनाते हैं 3 × 2 क्रम की आप आयु बनाते हैं। ये लीजिए, क्या ये 3 × 2 क्रम की है, बिल्कुल है, 3 तो पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, तो इसको मैं बोलता है a11, इसको बोलता है a12, इसको a21, इसको a22, इसको a31, इसको a32। ध्यान दीजिएगा ये है क्या a31 का मतलब पंक्ति तो है तीसरी, रो तो हमारे पास में थर्ड, और कॉलम कौन सा है फर्स्ट, स्तंभ कौन सा है पहला। तो इस प्रकार से इसको भी हम याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन है तो उनको आप सोल्व कीजिएगा। जैसे मान लो अब हमारे पास में अगला प्रकार मान लो ये पूछ ले कि अवयव में अवयवों की संख्या पूछे, जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे और देते मान लो कि b = bij और जो ऑर्डर है वो 4 × 5 है। ये दे दिया कि कोई भी हमारे पास में अवयव इस प्रकार की है, इस प्रकार की दे रखी है और इसमें बताओ अवयवों की संख्या कितनी है। तो आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप ये देखिए कि इसका क्रम कितना है, इसका क्रम कितना है 4 × 5 है। केवल और केवल आप इसको क्या करोगे हल करोगे। मैंने बताया था जैसे इसका क्रम कितना था अभी 2 × 2, अवयवों की संख्या है कितनी देखोगे, जैसे यहाँ 2 × 2 है, अवयवों की संख्या कितनी है हल करने पर कितना आया 4, तो देखो 1 2 3 और 4। तो आप उसे सीधा क्या करना केवल सॉल्व कर दो, कितना हो गया ये 20 हो गया। तो इससे होता है, आते हैं गुणधर्मों पर। इसकी जो प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी कौन सी, तो प्रॉपर्टी जो सबसे पहला है, जो पहले जो हम पढ़ेंगे जो अवयव है उस अवयव का हम क्या करना देखेंगे परिवर्त। परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज करना देखेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या, अब ट्रांसपोज का मतलब ये है जैसे मान लो कि कोई भी अवयव हमारे पास में ए, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास में है। यदि आप इसका क्रम देखोगे, अभी क्रम आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बार आप देख करके बताइए इसका क्रम क्या है। तो क्रम इसका क्या है, पंक्तियां, पहले पंक्तियां लिखोगे तो पंक्तियां कितनी 2 और स्तंभ कितने हैं 3, तो इसका क्रम कितना है 2 × 3 है। अब आप देखोगे मैं इसका क्या करता हूँ ट्रांसपोज, टी का मतलब ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज मतलब परिवर्तन करना है और इसको हम ए डैश से भी प्रदर्शित क्या करते हैं, क्या ऊपर क्या लगा देते हैं डैश, या तो ए टी लिखिए या ए डैश लिखिए। तो ए डैश होगा क्या, तो ए डैश देखिए अब इसमें क्या होता है ट्रांसपोज, ट्रांस, तो ट्रांस मतलब ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर का मतलब परिवर्तन कर दीजिए, परिवर्तन। अब परिवर्तन किसमें करूं, पंक्तियों और स्तंभों में, केवल 2 ही तो चीजें इसमें होती है पंक्तियां और स्तंभ, तो इनमें परिवर्तन कर दीजिए। परिवर्तन का मतलब पंक्तियों को तो बढ़ा दीजिए, स्तंभ
और स्तंभों को बना दीजिए पंक्ति, बस खत्म काम। तो देखिए ये हमारे पास पहली पंक्ति है क्या, ये हमारी पहली पंक्ति है। तो पहली पंक्ति को क्या बना दो, पहला स्तंभ बना दो। तो ये लो पहली पंक्ति को मैं बना देता हूँ पहला स्तंभ। ये हमारे पास में क्या है, दूसरी पंक्ति है। तो देखो दूसरी पंक्ति को मैं क्या बना दूंगा, दूसरा स्तंभ। ये लीजिए क्या बन गया, क्या बिल्कुल इसे क्या बन गया हमारा ए ट्रांसपोज। पंक्ति थी उनको तो क्या बना दिया, स्तंभ। अब आप देखोगे सर स्तंभ को तो पंक्ति नहीं बनी। तो देखो ये हमारे पास में क्या था, पहला स्तंभ था क्या, बिल्कुल इसलिए क्या बनेगी, देखो पहली पंक्ति। ये क्या था हमारा दूसरा स्तंभ, क्या बनेगी दूसरी पंक्ति। ये तीसरा स्तंभ क्या बनेगी, तीसरी पंक्ति। तो अपने आप एक किसी भी एक को चेंज करो, दूसरा अपने आप बदलेगा। तो आप देखिए इसका क्रम यदि आप बताओगे तो इसका क्रम आप क्या बताओगे ना, पंक्तियां तो है 3 और स्तंभ कितने हैं 2। तो यहाँ क्रम कितना था 2 गुणा 3 और परिवर्त का क्या हो जाएगा 3 गुणा 2, मतलब एक दूसरे का क्या हो गया, उल्टा हो गया। 2 गुणा 3 था तो 3 गुणा 2। ये हमारा होता है किसी का भी परिवर्तन। जैसे मान लो हमारे पास में कोई आदमी है ए बी सी, अब इसका मैं क्या करूँ बी डैश करूँ। तो बी डैश का मतलब पंक्ति को क्या बना दो रे, स्तंभ बना दो, स्तंभों को पंक्तियां। केवल मैं क्या करता हूँ, इस पंक्ति को मैं स्तंभ बना देता हूँ, ये लीजिए। तो क्या बन गया, ट्रांसपोज हो गया, बस खत्म। इसका क्रम कितना था 1 गुणा 3, इसका क्रम देखोगे तो कितना आएगा 3 गुणा 1। एक दूसरे का क्या हो गया, उल्टा हो गया। पंक्ति का स्तंभ, स्तंभ की पंक्तियां। अब अगला जो गुणधर्म है वो हम देखते हैं इसके, जो हमारे पास में है सममित और विषम सममित। हमारे पास में जो आयु होती है वो क्या होती है, तो देखिए सममित आयु और विषम सममित आयु हमारे पास में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम किस पर, सममित आयु पर, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमारे पास में है वो हमारे पास में, जैसे मान लो मैं कोई लेता हूँ कोई आयु हमारे पास में अक्ष, अक्ष को मैंने नाम दिया, जैसे इसको नाम दिया मैंने 1 2 3 0, या मान लीजिए या मैंने मान लिया कितना 2 0 5, यहाँ ले लेता हूँ जैसे मान लिया मैंने 3, यहाँ लेता हूँ 5 और यहाँ ले लेता हूँ कितना 0। ये इसको मैं लेता या ठीक है, ये लीजिए इसको मैं क्या मान लेता हूँ 0। अब आप इसको बढ़ाओगे या कुछ भी हो सकता है, आप ले लीजिए, आप ये मान लो कितना था पहले 1, अब 1 का 1 ही था। अब आप यदि बढ़ाओगे तो इसको मैं इसका ट्रांसपोज यदि करूँ, अक्ष का ट्रांसपोज करोगे तो अक्ष का ट्रांसपोज कितना आएगा, तो ट्रांसपोज करके यदि आप बताओगे तो ट्रांसपोज करने पर कितना आएगा, तो ट्रांसपोज करने पर हमारे पास में आएगा, पंक्ति है पहली पंक्ति में पहला स्तंभ बना देता हूँ, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बना देता हूँ, तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ बना देता हूँ। तो क्या बताइए अब भी क्या ये सेम दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, सभी बिल्कुल सेम है। या मान लो या मैं थोड़ा सा और चेंज करूं ताकि बोलोगे आप यहाँ क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए, तो ये लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो वो क्या वही आने वाले हैं। जैसे 1 1 था तो उल्टा करोगे तो भी 1 1, 2 2 का उल्टा करोगे तो भी 2 2। जैसे मान लो यहाँ 9 होता तो यहाँ कितना आ जाता 9 आ जाता। तो क्या बताइए ये अभी भी क्या सेम है, क्या सेम है। मतलब किसी भी आयु का यदि ट्रांसपोज करने पर वापस वही आयु हमारे पास में मिल जाए तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, सममित आयु बोलते हैं। और यदि मैं ये आयु ऐसे लेता, यदि आयु को मैं ऐसे इस प्रकार से लेता, ये लीजिए इस प्रकार से मैं लेता, अब आप देखिए, अब इसको आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज करके देखिए, इसका ट्रांसपोज करोगे, इसका डैश करोगे तो क्या आएगा। तो आप बताइए कि ये हमारी जो पहली पंक्ति थी, या अब ये बार मैं किससे करता हूँ, स्तंभों से करता हूँ। स्तंभों को क्या बना करके करता हूँ, पंक्तियां बना करके करता हूँ, क्योंकि इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, पंक्तियों को क्या बना रहे हैं, स्तंभ। कैसे भी आप कीजिए दोनों से सेम आंसर आने वाला है। ट्रांसपोज कैसे भी किया, चाहे पंक्तियों को स्तंभ बना दो चाहे स्तंभों को पंक्तियां, वो का वही आंसर मिलेगा। तो मैं अगली बार स्तंभों से करता हूँ, जो पहला स्तंभ था इसको मैं क्या बना दूंगा, पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति क्या बनेगी 0 2 3। जो दूसरी हमारे पास में जो दूसरा स्तंभ था इसको मैं क्या बना दूंगा, दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति क्या बनेगी -2 0 और 5। और जो तीसरा जो स्तंभ था इसको मैं क्या बना दूंगा, तीसरी पंक्ति। अब आप देखिए यदि मैं इसमें से क्या कर लूं, माइनस कॉमन ले लूं, -1 कॉमन ले लूं। एक चीज और देखिए, यदि कोई भी चीज कॉमन लेना है
तो कॉमन लेना तो वो इन्हें सब में से हमारे पास में कॉमन आती है। और यदि किसी को एक चीज और दे दीजिए 1 2 8 5 ये हमारे पास में है कोई आव्यूह है, यदि इसका ये बोले कि क्या निकालिए 3 का मतलब जो ये आव्यूह है इसको किससे गुणा कीजिए 3 से। तो आप 3 से गुणा करोगे तो 3 से गुणा करोगे किसको, तो 3 से गुणा सभी को हमें करना है। तो 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया, तो 3 से गुणा करने पर आया 3 6 24 और 15 और मैं वापस कॉमन भी ले सकता हूं। तो कॉमन लूंगा तो किसमें से लूंगा, सभी में से आएगा। तो देखिए इसमें सब में 3 का भाग जा रहा है तो 3 सब में कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते थे सब में से क्या कॉमन आ गया 3, तो 3 कॉमन आया तो बचा कितना 1, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना। तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया -1 कॉमन लिया। तो -1 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि एक बार देखिए -1 कॉमन लेने से हो रहा क्या, माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, माइनस कॉमन लिया है, एक तो हमने लिखा है कि -1 कॉमन लिया है कि मतलब -1 का भाग देंगे, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसमें -1 का भाग देंगे तो कितना आएगा -2। या फिर ऐसा समझिए कि माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, चिन्ह चेंज करता है। तो देखिए -2 चिन्ह चेंज कर दीजिए आप, चिन्ह चेंज हो गया, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये -5 ये कितना हुआ हमारे पास में 3, ये कितना हुआ, चिन्ह चेंज करो, चिन्ह चेंज के इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। अब आप यहाँ से देखोगे तो जो अक्ष का जो ट्रांसपोज था तो वो कितना आ रहा है, तो ये बताइए ये हमारा क्या वापस अक्ष बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। और लेकिन चिन्ह किसका लग गया, माइनस का। इसका मतलब है ये तो हमारी सिमेट्रिक, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक हम बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब विषम सममित। ये तो हमारे पास में क्या थी, सममित आव्यूह थी, और इसको हम क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। विषम सममित आव्यूह में क्या, यदि किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज करने पर यदि उस आव्यूह का क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक्स जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं। अब आते हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस पर, देखते हैं। अब देखते हैं इसके जो टाइप है, जो पहला जो टाइप है वो क्या है हमारे पास में, पंक्ति आव्यूह है। पंक्ति आव्यूह का मतलब ये हमारे पास में रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स होती क्या है, पंक्ति आव्यूह किसको बोलते हैं, तो देखो नाम से स्पष्ट है कि ऐसी आव्यूह जिसमें केवल और केवल क्या हो, पंक्ति हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह। उसको अपन क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल ये क्या हो, रो हो, उसको हम क्या बोला करते हैं, उसको हम बोला करेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे ये इसमें हमारे पास देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, केवल और केवल क्या दिखाई दे रही है, एक पंक्ति दिखाई दे रही है, केवल और केवल रो है, एक ही रो है, केवल एक ही रो हो, केवल एक ही पंक्ति हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। स्तंभ तो कितने भी हो सकते हैं। तो देखिए इसका क्रम यदि मैं देखूंगा तो इसका क्रम कितना है, पंक्ति तो देखिए एक, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पंक्ति आव्यूह। ऐसी आव्यूह जिसका क्रम कितना हो, 1 गुणा n, तो उसको हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। 1 गुणा n का मतलब पंक्ति तो हो एक, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोला करते हैं पंक्ति आव्यूह। दूसरे प्रकार पर हम आते हैं, तो दूसरा और इसी प्रकार का है, तो दूसरा क्या हो गया हमारे पास में, स्तंभ आव्यूह हो गया हमारे पास में। तो आप तो ये हमारे पास में क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, तो वो आपको देखिए, तो स्तंभ तो इसमें भी नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो, उसको हम क्या बोला करते हैं, स्तंभ आव्यूह बोला करते हैं। जैसे मैं नाम दूं, ये लीजिए, जैसे ये मैंने नाम दिया, ये लीजिए। अब बताइए ये क्या है, ये स्तंभ आव्यूह, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ है। पंक्तियां कितनी भी हो सकती है, लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए, केवल और केवल 1 होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसका क्रम आप देखोगे तो देखो हम पहले क्या लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, पहले हम लिखते हैं पंक्तियां। तो पंक्तियां कितनी,
पंक्तियां जो आडी लाइनें हैं वो देखिए कितनी है, 1 2 3 और 4 पंक्तियां तो है 4 और स्तंभ कितना है, स्तंभ हमारे पास में 1। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका क्रम कितना हो m गुणा 1, जहां 1 क्या है स्तंभों की संख्या, m क्या है पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या तो कुछ भी हो सकती है 2 3 4 कुछ भी, लेकिन जो स्तंभ है वो हमेशा कितना होना चाहिए 1। अब आते हैं हमारे पास में जो तीसरा जो प्रकार है वो हमारे पास में लेते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव आप समझ लीजिएगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ ये क्या है हमारे पास में अवयव के ही प्रकार है। शून्य अवयव ये इसको हम क्या बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, या हम क्या बोला करते हैं नल मैट्रिक्स बोला करते हैं। अब ये शून्य अवयव क्या होती है तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा, यदि ऐसी कोई भी अवयव, यदि ऐसी कोई भी अवयव जिसके सारे के सारे अवयव क्या हो, जिसके सारे के सारे अवयव जीरो हो, अच्छा बिल्कुल, जिसके सारे के सारे अवयव क्या हो जीरो हो, तो उसको हम क्या बोला करते हैं शून्य अवयव। तो इसका क्रम तो आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ कितना है क्रम, पंक्ति तो है 2, स्तंभ कितने हैं 3, तो ये क्या हमारे पास में शून्य अवयव है। और शून्य अवयव को हमेशा इससे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा शून्य अवयव कौन सी, जिसमें सभी अवयव हमारे पास में क्या हो जीरो हो, इसको हम जीरो से प्रदर्शित करते हैं, वो से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए और इसका क्रम कितना हो गया 2 गुणा 3, तो क्रम कुछ भी हो सकता है लेकिन सभी अवयव कितने हो जीरो, तो उसको हम क्या बोला करेंगे शून्य अवयव बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर जीरो मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। अब देखते हैं, हमने देखा था जो अवयव है, अवयव क्या है एक आयताकार क्रम है, रेक्टेंगुलर होती है ये, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ये हमारे पास में। यदि यदि क्या हो जाए हमारे पास में पंक्तियां और ये वर्ग अवयव हमारे पास में अब है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या क्या आ जाए, वर्ग होता क्या है, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई, जैसे आयत होता है लंबाई और चौड़ाई 2 चीजें होती है, वर्ग में क्या होगा लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें क्या होगा, जैसे मैं बनाऊं ये बनाता हूं मैं, जैसे ये 1 2 3 4 6 8 A B C ये मैंने बनाया। अब आप यहाँ देखिए पंक्तियां कितनी आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगभग है कौन से आकार का, ये वर्ग आकार दिख रहा है। जैसे ये देखोगे तो ये कौन से आकार का दिख रहा है, यदि बनाओगे तो आयताकार दिख रहा है, और ये कौन से आकार का है यदि बना दो तो वर्गाकार आपको दिखेगा। वर्गाकार क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखो इसका क्रम आप देखिए, क्रम देखो पंक्तियां कितनी, पहले रो कितनी, रो हमारे पास में 3 है, और जो हमारे पास कॉलम है कॉलम भी कितने हैं 3 है, मतलब पंक्तियां और स्तंभों की संख्या दोनों क्या है समान हो, उसी को क्या बोला करते हैं वर्ग अवयव बोला करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला करते हैं, जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो। यहाँ होता क्या है m और n दोनों क्या होते हैं बराबर, तो इसको हम क्या बोलते हैं वर्ग अवयव बोला करते हैं। अगला इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ करके मैं चलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जो डायगोनल क्या होता है, अब इसमें देखो एक चीज और देखिएगा, डायगोनल क्या होता है, जैसे इसको आप नाम दोगे तो इसको क्या बोलोगे A11। अच्छा A11 क्यों बोला, मैंने एक चीज बताई थी कि इसके जो सभी अवयव जो है उसको हम क्या बोला करते हैं ए से प्रदर्शित किया करते हैं। मैंने बोला था जो अवयव है उसके कोई भी जो अवयव है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं AIJ से। AIJ है क्या, तो उसके पहले आप ये समझिए, जैसे मैंने इसको क्या बोला था A11 बोला था। A11 कैसे, ये कौन सी पंक्ति है पहली पंक्ति, ये कौन सी पंक्ति दूसरी, ये कौन सी पंक्ति तीसरी पंक्ति, ये स्तंभ कौन सा, कॉलम कौन सा, ये फर्स्ट है, ये कॉलम कौन सा सेकंड है, ये कौन सा कॉलम है थर्ड है, ये तीसरा स्तंभ है। अब आप देखोगे मैं बोलूं कि A11 कितना, तो A11 1 है। अब तुम बता सकते हो कि ये पूछो कि A23 कितना है, A23 का मतलब, A23 का मतलब ये समझिए कि अवयव तो हमें बताना है, एलिमेंट तो हमें बताना है, लेकिन किसका, दूसरी पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का। तो देखिए मैं आता हूं दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, हाँ ठीक है। अब इनमें से ले कौन सा, दूसरी पंक्ति तो हो गई, लेकिन स्पेशल वर्ड देखिए आगे तीसरा स्तंभ, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तो लेना तो इसमें से है,
इसमें से लेना है। लेकिन लेना कौन सा है? तीसरा स्तंभ। ये तो कौन सा स्तंभ है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब कौन सा हो गया? ये हो गया हमारे पास में। तो इसको क्या बोलते हैं? A23 बोलेंगे। ऐसे ही किसी भी अवयव को यदि स्पेशल नाम से बोलना तो किसे बोलते हैं? AI जैसे प्रदर्शित करते हैं। जहां I तो क्या है? I को हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको? पंक्ति को, रो को। और जो J है हमारा प्रदर्शित करता है किसको? स्तंभ को, मतलब कॉलम को प्रदर्शित करता है। जैसे मैं ये बोलूं A31, इसका मतलब यहाँ ये तो क्या है? I और ये क्या है? J। मतलब I तो कितना है? 3, मतलब तीसरी तो पंक्ति और पहला स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरी तो पंक्ति और पहला स्तंभ, यही है। अब जैसे मैं पूछूं कि यहाँ बताइए A12 बताइए। A12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ कौन सा? ये रहा, ये पूरा दूसरा स्तंभ। ये तो हमारी पहली पंक्ति है और ये हमारा दूसरा स्तंभ। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये आया। तो ये हो गया हमारा क्या? A12। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब एक चीज और हमारे पास में, अपनी चर्चा किस पे चल रही थी? हमारी चर्चा चल रही थी विकर्ण पर। अब ये विकर्ण क्या होता है? अब आप देखते हो वर्ग में विकर्ण देखते हो। वर्ग में विकर्ण क्या ये होता है क्या? बिल्कुल ये होता है। क्या ये होता है क्या? ये भी होता है। लेकिन हम यहाँ बात जो करेंगे वो केवल और केवल मुख्य विकर्ण की बात करते हैं। अब जो मुख्य विकर्ण होता है वो कौन सा होता है? ये इसका मुख्य विकर्ण होगा। अब इसी को मैंने मुख्य विकर्ण क्यों बोला है? ताकि थोड़ा सा स्पेशल नाम हो जाए। जैसे यहाँ देखोगे इसको मैंने मुख्य विकर्ण बोला है, ठीक है। क्यों? अब देखिए A11, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? 22, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 33। यहाँ एक स्पेशल आपको क्रम सेट दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है? एक, और यहाँ भी एक है। पहली पंक्ति तो वो स्तंभ भी पहला, दूसरी पंक्ति तो स्तंभ भी दूसरा, तीसरी पंक्ति है तो स्तंभ भी तीसरा। यदि इसको लेते तो आप देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? तो देखो कुछ नहीं मिलेगा, कोई पैटर्न सेट नहीं हो रहा। देखो पैटर्न आप देखोगे तो ये पंक्ति, ये स्तंभ। अब आप देखोगे ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये पंक्ति, ये स्तंभ। यहाँ देखोगे तो पंक्ति स्तंभ से छोटी है, दोनों बराबर है। ये बड़ा है, पंक्ति बड़ी है किससे? स्तंभ से। तो बताइए कोई क्रम सेट हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए हम इसको जो है, इसको हम क्या बोला करते हैं? मुख्य विकर्ण बोला करते हैं, मेन डायगोनल बोला करते हैं। इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। मेन डायगोनल किसको बोलेंगे? हम AIJ को मेन डायगोनल कहते हैं यदि I और J दोनों क्या हो? बराबर हो। I और J का मतलब पंक्ति और स्तंभ। जैसे पहली पंक्ति है तो स्तंभ भी पहला, दूसरी पंक्ति तो स्तंभ भी दूसरा, तीसरी पंक्ति है तो स्तंभ भी तीसरा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका मुख्य विकर्ण कौन सा हो गया? ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया। अब देखते हैं विकर्ण आपकी क्या होती है। अब विकर्ण हम किसको बोलोगे? जैसे मैं मान लेता हूँ या मानता हूँ ये कोई आगे इसको हमने किस वर्ष किया? D से, और इसको थोड़ा अलग लेते हैं। मैं अलग से ले लेता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये भी हमारी क्या है? आगे को इससे तो प्रतिष्ठित किया जाता है। तो जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ यहाँ 1 0 0 0 5 0 0 0 E, ये मैंने नाम दिया। अब आप यहाँ देखोगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पंक्तियां कितनी? 3, स्तंभ भी कितने हैं? 3। तो ये है कौन सी अवयव? वर्ग अवयव है। तो ऐसी वर्ग अवयव जिसमें केवल और केवल मुख्य विकर्ण के अवयव तो है, मुख्य विकर्ण के अवयव है, लेकिन बाकी के क्या है? हमारे पास में शून्य है। बाकी के अवयव सभी क्या है? 0 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव हमारे पास में 0 हो उसको हम क्या बोलेंगे? विकर्ण अवयव। इसी में एक और नाम दिया है, इसी में इसने क्या नाम दे दिया? अदिश अवयव। अब अदिश अवयव का मतलब क्या? अदिश का मतलब है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या? तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए देखिए, अदिश कोई राशि अदिश है। अदिश का मतलब फिक्स है। तो मैं बोल दूं, जैसे मान लो फिक्स कर दूं, जैसे यहाँ भी 5 और यहाँ पर भी 5। इसमें तो क्या था? विकर्ण में तो क्या था? अलग अलग हो सकते हैं। अब इसमें क्या है? अदिश में क्या है? यदि विकर्ण के सभी अवयव क्या है? समान। तो ऐसी विकर्ण अवयव, ये है तो विकर्ण अवयव, लेकिन ऐसी विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो। तो मुख्य विकर्ण के यदि सभी अवयव समान है तो उसको हम क्या बोलेंगे?
मुख्य विकर्ण के यदि सभी अवयव समान है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो विकर्ण आव्यूह हमारी क्या है, अदिश आव्यूह। लेकिन कब, जब सभी विकर्ण के अवयव समान हो। इसी में और आगे दिया है, यदि मैं ये कर दूं, क्या बताइए, क्या ये हमारा अदिश आव्यूह है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके सभी अवयव क्या है, विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान है, तो ये हमारा क्या है, अदिश आव्यूह है। अब आप बताइए कि क्या ये क्या अदिश आव्यूह है? बिल्कुल, ये भी हमारी अदिश आव्यूह है, क्योंकि इसके सभी अवयव हमारे पास में क्या है, समान है। लेकिन इसको अलग से और नाम दिया गया है, इसको हमने क्या बोला है, यदि विकर्ण के सभी अवयव हमारे पास में एक हो, ध्यान रखिएगा, यदि एक हो तो उसको हम क्या बोल दिया करते हैं, तो उसको हम बोल दिया करते हैं इकाई आव्यूह बोल दिया करते हैं। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, या तो बोल देते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल दिया करते हैं। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कितने हो, एक, इसमें तो क्या था, जरूरी एक हो, समान होने चाहिए, 5 5 5 भी हो सकते हैं, 8 8 8 भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स है, इकाई आव्यूह में क्या होना चाहिए, हमारे पास में एक होना चाहिए। केवल और केवल किसके अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव हमारे पास में कितने होने चाहिए, एक, उसको क्या बोलेंगे, इकाई आव्यूह बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोला करते हैं। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, जो इकाई आव्यूह है इसको प्रदर्शित करते हैं हम किससे, आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक चीज और ध्यान रखिए, देखो ये हमारे पास में चल रही किसमें से है, ये वर्ग आव्यूह में से। तो वर्ग आव्यूह में देखो पंक्तियां और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है, इसका क्रम कितना है, 3 गुणा 3। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, I3 भी बोला करते हैं। I3 का मतलब आपको सीधा समझ में जाना है कि हमारे पास में इकाई आव्यूह है जिसका क्रम कितना है, 3 गुणा 3 है, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका क्रम है 3 गुणा 3। कहीं I2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है कि इसका क्रम कितना है, इसका क्रम है हमारे पास में 2 गुणा 2। और यदि इसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास में जो इकाई आव्यूह है वो हमेशा कौन से आकार की होगी, वर्गाकार, मतलब दो ही तो हमारे पास पंक्तियां, दो ही हमारे पास स्तंभ। तो I2 बढ़ाऊंगा नहीं, तो I2 बढ़ाऊंगा तो 1 0 0 1। तो क्या बताइए, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 है, बिल्कुल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, I2। यदि कहीं I4 बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये सारी हम बना सकते हैं। तो क्या बताइए, ये हमारा इकाई आव्यूह है, बिल्कुल है। और इसको हम बोलेंगे क्या, I4 बोलेंगे। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, जहां पर मिलेगा I1 I2 मिलेगा तो 2 गुणा 2 क्रम, I3 3 गुणा 3 क्रम, I4 का मतलब 4 गुणा 4 क्रम। अब जो अंतिम हमारा जो प्रकार है उस पर हम आते हैं। तो अंतिम हमारा जो प्रकार है वो क्या है, तो आप देखिए, जो हमारा अंतिम प्रकार हमारे पास में है, जो 8वां है, इसको हम बोलते हैं त्रिभुजाकार आव्यूह बोला करते हैं, त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह का मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये भी दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह और एक होती है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। एक तो होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो टाइप की होती है। अब ये कौन सी, तो इनको आप समझिए। अब मैं एक चीज से दो उदाहरण लेकर के मैं समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ ए 0 A 0 0 A, जैसे यहाँ मैं नाम लेता हूँ A 0 0 A 0 A 0 A। इसको मैं बना देता हूँ। केवल में जो हमारे पास में जो व्यापक जो हमारे पास इसका जो मान होता है उसी रूप में मैं लिख रहा हूँ इसको A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और स्तंभ कौन सा है, तीसरा। ये पहली पंक्ति, ये कौन सी पंक्ति आ गई, दूसरी पंक्ति, और स्तंभ कौन सा है, दूसरा। ये देखिए पंक्ति तो कौन सी है, दूसरी, और स्तंभ कौन सा है, तीसरा। ऐसे यहाँ देखोगे ये पहली पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ये कौन सी, ये हमारे पास में है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये हमारे पास में क्या है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये हमारे पास में देखो तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ,
ये तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ। अब आपको यहाँ से क्रम दिखाई देगा। देखो अवयव का आकार है, मैं अवयवों पर जाता हूँ। इससे ये जहां जहां अवयव है मैंने लाइनें बना दी, तो ये हमारे पास में अवयव है। अब अवयव कहाँ है, ऊपर है या नीचे है? अवयव हमारे पास में ऊपर है, तो अवयव हमारे पास में ऊपर है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यदि अवयव हमारे पास में क्या हो, यदि त्रिभुज बनाओगे, देखो ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसलिए इसको तो बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, इसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजाकार अवयव। और इसको यदि अपन लिखना चाहे तो लिखे कैसे कि ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कौन सी होती है, तो आप देखिए सभी अवयवों को किससे मर्ज करते हैं, ए जैसे। अब आप यहाँ देखोगे तो कोई क्रम सेट नहीं होगा, बराबर भी है, आई और जे बराबर है, बराबर है। आई छोटा है किससे, जैसे, आई छोटा है जैसे, मतलब बराबर भी है, छोटा बड़ा भी है। लेकिन यदि ये देखोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैं बोलूंगा A21, इसको मैं क्या बोलूंगा A31, इसको मैं क्या बोलूंगा A32 बोलूंगा। ठीक है, तो आप देखिए इनका क्रम फिक्स है, इनका क्रम देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये आई और ये क्या है, जे। जो आई है वो जैसे बड़ा है, आई जो है जैसे बड़ा है, आई जो है जैसे बड़ा है। इसका मतलब ए आई जे के जो सभी अवयव है वो क्या होना चाहिए, 0। यदि और केवल यदि आई का मान किससे बड़ा हो, जैसे। बाकी मैंने साधारण भाषा में मैंने समझाया है, यदि ऊपर वाला त्रिभुज बने जिसमें अवयव हो उसको तो बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे वाला जो हमारे पास त्रिभुज बने तो उसको क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। मतलब नीचे वाले यदि क्या हो अवयव, नीचे वाले अवयव क्या हो, 0 हो, तो उसको तो बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। और यदि ऊपर वाले 0 हो तो इसको क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो इसी प्रकार से जैसा इसका क्रम है वैसे आप इसका क्रम भी बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, ए आई के बराबर क्या होगा, 0। लेकिन इसमें क्या होगा, आई का मान किससे बड़ा होगा, आई का मान क्या होगा, छोटा होगा किससे, जैसे। आप चेक कर सकते हैं। बाकी अपने को इतना ध्यान में रखना नहीं, आपको केवल इतना समझना है कि ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कौन सी, निम्न त्रिभुजाकार अवयव कौन सी। ठीक है, अब आते हैं